नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी, स्वतंत्र, अखिल भारतीय संवैधानिक संस्था है। ये जो शब्द है थोड़े जटिल है, आइए इसको इजी करते हैं। स्थायी का मतलब यह हुआ कि जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेके आज तक ये पूरे तरह से कार्यरत है। ये हमेशा ये कार्य करती रहती है। स्वतंत्र इसलिए ये अपने कार्यों को करने और अपने डिसीजन को लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये किसी के अधीन या किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। अखिल भारतीय इसलिए कि यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। और संवैधानिक इसलिए कि हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और की स्थापना की बात करें तो हम लोग का संविधान कब लागू हुआ था? हम लोग का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और उसके ठीक एक दिन पहले, इसका मतलब 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले। और इसी कारण इस दिन को 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो हम लोग का निर्वाचन आयोग है, ये नाम से ही लग रहा है निर्वाचन, ये किसी का इलेक्शन कराता है। तो ये किसका इलेक्शन कराता है? ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा के चुनाव को ये कराती है। हम लोग के देश के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके विधानसभाओं के चुनाव को ये कराती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मेंबर ऑफ ईसी। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को मैंने शॉर्ट में ईसी लिख दिया है। तो इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में मात्र 3 ही मेंबर होते हैं। एक हेड होता है, मुख्य होता है, और इसकी सहायता के लिए 2 अन्य होते हैं। तो वर्तमान में हम लोग के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुनील अरोड़ा है, और ये हम लोग के देश के 23वें इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, इनकी सहायता के लिए 2 अन्य हैं, तो जिसमें से पहला हो जाएगा अशोक लवासा, दूसरा हो जाएगा सुशील चंद्रा। ओके, ये एक मुख्य है और 2 अन्य है, लेकिन इन तीनों के जो कार्य और इन लोगों का मतलब जो वर्क, जो पावर और जो सैलरी होती है, तीनों ही समान होती है। और यदि हम इनकी सैलरी की बात करें तो इन लोगों की सैलरी, मतलब इलेक्शन कमीशन सदस्यों की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। तो वर्तमान में इन लोग की सैलरी कितनी है? वर्तमान में इनकी सैलरी 2.5 लाख है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, अर्थात 2,50,000 इनकी सैलरी है। और इनके कार्यकाल का बात करें, मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम तक अपनी सीट में बने रहते हैं, तो ये 6 वर्ष तक अपनी सीट पे बने रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात यह है, चूंकि यह हेड है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। हेड अपनी आयु के 65 वर्ष तक सीट पे बने रहता है, और जो अन्य है वो अपने आयु के 62 वर्ष तक, ये दोनों 62 वर्ष तक अपनी सीट पे बने रहता है। इसका मतलब ये लोग जब तक नियुक्त होते हैं तो उसके 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तब तक अपने सीट पर बने रहते हैं। उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। ओके, कार्यकाल के पहले भी इनको हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार इनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे संसद में इसके द्वारा कार्यवाही होती है, अभी इनको महाभियोग कब लगाया जाता है? जब ये लोग किसी प्रकार के संविधान का उल्लंघन कर दे, किसी नियम कानून को मतलब उल्लंघन कर दे, या फिर अपने कार्य को करने में सक्षम ना हो, तो ऐसी स्थिति पर इन पर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब इनकी नियुक्ति की बात करते हैं कि इनको मेंबर बनाता कौन है। क्योंकि नाम है इस विभाग का निर्वाचन आयोग, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके सदस्यों का कोई निर्वाचन नहीं होता। ये लोग डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, मतलब इनकी डायरेक्ट नियुक्ति होती है। तो इनकी डायरेक्ट नियुक्ति कौन करता है? इनकी डायरेक्ट नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ एक बात और मेंशन की गई है, जब हम लोग का इस चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग के जब स्थापना हुई थी तब उस समय 3 सदस्य इसमें नहीं थे। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उस समय इसमें मात्र 1 ही सदस्य थे। और इस सदस्यों की संख्या को कैसे कैसे इसमें वृद्धि हुई है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसके संदर्भ में मैंने यहाँ पे 3 डेट लिखा है। जो पहला डेट है वो 16 अक्टूबर 1989, मतलब हम लोग के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। उसके ठीक 39 ईयर बाद इसमें सदस्यों की संख्या 2 कर दी, मतलब एक हेड है और उसकी सहायता के लिए 2 और सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिससे टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन ये क्या होता था,
तीनों सदस्यों में आपस में कुछ विषय पे विवाद हो जाते थे, जिसको ठीक करने के लिए इसको ठीक 1 वर्ष के बाद मतलब 2 जून 1990 ईस्वी को इसमें सदस्यों की संख्या को 1 कर दिया गया। फिर से इसमें केवल एक ही सदस्य हो गया, जो हुआ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, लेकिन काम बहुत ज्यादा था और इस काम को एक व्यक्ति कैसे संपन्न करेगा, तो इसके ठीक 1 वर्ष बाद मतलब 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसमें फिर से सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जिसमें से एक हेड होता था और 2 उसकी सहायता के लिए होते थे। जैसे जिस प्रकार से अभी है, एक मुख्य होता है और इसके अन्य सहायता के लिए 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का मतलब 1993 से मतलब 27 ईयर से अब तक इसमें 3 ही सदस्य रहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस विषय से रिलेटेड लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ओके, इसका जो इसमें लिखा है मैंने वर्क ऑफ ईसी, यहाँ पर ही चुनाव इलेक्शन कमीशन को मैंने शॉर्ट में ईसी लिख दिया हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा। चूंकि हम लोग इसके कार्य को पहले ही पढ़ी है, इसका मुख्य कार्य होता है निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन करना मतलब इलेक्शन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा का निर्वाचन करना। लेकिन इस निर्वाचन मतलब इस चुनाव के प्रक्रिया में बहुत सारे काम होते हैं जो इसको ये संपन्न करती है। तो पहला कार्य इसका यह है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारण करना, मतलब चुनाव के क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना कि किस किस क्षेत्र में चुनाव होंगे, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग ही करता है। दूसरा पॉइंट जो आता है निर्वाचन मतलब चुनाव किस दिन होगा, इलेक्शन किस डेट में होगा, इस डेट का भी निर्धारण ये निर्वाचन आयोग ही करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, निर्वाचन तिथियों का निर्धारण करना, मतलब इलेक्शन डेट का निर्धारण करना। दूसरा बात यह है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, मतलब आगे पॉइंट में बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोगों का अधिकार है, कोई भी किसी प्रकार का दल बना सकता है और चुनाव में लड़ सकता है। लेकिन उन दलों को, उन पार्टी को राजनीतिक मान्यता कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है। मतलब राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना भी ये निर्वाचन आयोग का एक कार्य है। किंतु कोई पार्टी, यदि कोई राजनीतिक दल किसी प्रकार के निर्वाचन आयोग के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उनको पूरा नहीं करता है या उनके किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उनके मान्यताओं को समाप्त करना भी इसी का दायित्व तो बनता है। आगे इस क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, ये भी इसका कार्य है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दलों के जब भी इलेक्शन आता है, हम लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो टीवी पे, रेडियो पे जगह जगह बैनर लगे रहते हैं, रैलियां निकलती है। तो ये जो चुनाव प्रचार होते हैं, क्योंकि पार्टी बहुत सारी है तो सभी पार्टियों के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने समय या इस दिन आप लोग कीजिएगा। तो इस प्रकार का समय का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है, मतलब प्रचार हेतु समय का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। अब चूंकि अगर प्रचार होगा तो पैसे तो खर्च होंगे ही, तो मिनिमम कितना पैसा खर्च होगा या मैक्सिमम अधिकतम कितना पैसा खर्च हो सकता है, इसका निर्धारण भी निर्वाचन आयोग ही करता है। आगे क्रम में बढ़ते हैं कि निर्वाचन जो भी होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है, कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी के भी अधीन ना हो, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही राष्ट्रपति, किसी के भी अधीन ना हो। और निष्पक्ष मतलब निर्वाचन आयोग किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का पक्ष कभी नहीं लेता है, या खाली बीजेपी का नहीं लेगा, खाली कांग्रेस का नहीं लेगा, खाली आम आदमी का, ये पूरी तरह से निष्पक्ष निर्णय लेता है और निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान करता है। आगे इस क्रम में बढ़ते हुए इसका जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि चूंकि हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही देश को चलाता है। इसलिए जनताओं में मतलब आम नागरिकों में मतदाताओं हेतु जो जागरूकता लाने के लिए ये समय समय पर जागरूकता अभियान को भी चलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।